हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। माई सेल्फ शुभम वर्मा और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये इस वीडियो सीरीज का पहला लेक्चर होगा और यहाँ पे हम क्या क्या देखने वाले हैं। इस पहले लेक्चर में जो मैं टॉपिक्स कवर करूंगा, मैं सबसे पहले आपको कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स बताऊंगा जो कि हमने क्लास +1 में पढ़ रखे हैं, इसीलिए मैं इसको क्लास +2 में थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की इंट्रोडक्शन कैसे हम क्या लेके चलते हैं। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। फिर मैं बताऊंगा आपको नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, मतलब कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है उसका कैसा नेचर रहता है। उसके बाद मैं बताऊंगा बॉन्ड लेंथ के बारे में, कार्बन हेलोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कैसे वेरी करती है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा डायपोल मोमेंट के बारे में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को करने से पहले मैं आपको सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि कार्बन नेवर फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड। कार्बन कभी भी आपके 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है। अब इस बात को चेक कर लेते हैं हम, ये मैंने क्यों बोला। देखो, कार्बन की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो इसके पास है, देखो, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको फिल कैसे करेंगे, 1s2 2s2 और 2p2। अब बात आती है इसकी वैलेंस शेल की। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग में आपके पास सिर्फ वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करती है। तो वैलेंस शेल में कितना है इसके पास, 2s2 और 2p2। तो अगर मैं इसकी फिलिंग स्टार्ट करूं तो यहाँ पे मैं कितने भरूंगा, 2s2 और 2p में 2। ये तो मैंने फिल कर दिया। अब आपको पता होगा कि यहाँ पे 2s और 2p के बीच में बहुत ही कम गैप होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्साइटेशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग अगर एक्सटेंड करनी है तो नंबर ऑफ अनपेयर ऑर्बिटल भी ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे 2 पहले से थे और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये आपका यहाँ पे जंप कर चुका है। अब आपके पास ये 1 2 3 4 और आपके पास क्या हो गया है, 4 अनपेयर अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपके पास आ चुके हैं। 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपके पास आ चुके हैं। अगर आपने वीबीटी पढ़ी होगी लास्ट ईयर तो उसमें क्या बोला था, उसमें बोला था कि बॉन्ड, कोई भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है, क्यों बनता है, कि आपके अनपेयर अनपेयर ऑर्बिटल को पेयर करवाने के लिए, ऑर्बिटल्स को पेयर करवाने के लिए बॉन्ड बनता है। तो सुनना, आपके पास कितने अनपेयर है, आपके पास 4 अनपेयर है। तो 4 अनपेयर को पेयर करवाने के लिए मेरे पास कितने लगेंगे, मेरे पास 4 बॉन्ड्स लग जाएंगे। तो आई होप ये आपको बात समझ में आ चुकी होगी कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड क्यों बनाता है। अब अगली इंपॉर्टेंट जो बात है वो है हाइब्रिडाइजेशन। देखो, वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो क्लास +1 में, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है, अच्छा अब ये हाइड्रोकार्बन मैंने बोला, इसका क्या मतलब है। जब आपके पास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ आपको कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा, जैसे कि ये और ये तीनों आपके पास क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो कभी भी हाइड्रोकार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको चेक करनी है तो सिर्फ आपको ये वाला फंडा अपनाना है जो मैं बताऊंगा। अगर आपका एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो वो होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच है तो वो वाला कार्बन होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और आखिरी बात, अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो वाला कार्बन हो जाएगा आपके पास sp हाइब्रिडाइज्ड। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी क्योंकि ये पूरे चैप्टर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफी बार रिपीट होगा। देखो, तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कार्बोकेटाइन, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे पास कार्बोकेटाइन से भी काफी ज्यादा काम आने वाला है। तो कार्बोकेटाइन क्या होता है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर मैं आपको इसकी स्टेटमेंट पढ़ दूंगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैं एक कंसीडर करता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे मैंने एक ऐसा ग्रुप लगाया है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये वाला जो ग्रुप है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि सर अगर आपके पास, देखो, बॉन्ड तो आपके पास हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। अगर आपके पास कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे। तो सुनना, अगर मैं इसको बनाऊंगा तो ये थोड़ी देर बाद मुझे बॉन्ड कैसे दिखेगा, ये दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जी की तरफ जा चुकी होगी, जो कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है। तो सुनो, मैंने यहाँ पे क्या कंसीडर किया था कि G इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ को शिफ्ट होगी, G की तरफ को शिफ्ट होगी। अच्छा, अगर आप कुछ ऐसा कर सको कि यहाँ से G एक लिविंग ग्रुप बन जाए, मतलब G आपका कार्बन से बॉन्ड तोड़ के निकल जाए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि आपके पास कार्बन के पास 3 बॉन्ड तो बचेंगे,
3 बॉन्ड तो बचेंगे, लेकिन ये वाला बॉन्ड नहीं बचेगा। ये जो ग्रुप जी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ से निकल चुका होगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो था, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड था, दोनों इलेक्ट्रॉन किस-किस का था? एक कार्बन का था और एक ग्रुप जी का था। तो जी की वजह से तो कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आपका कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन लेके भाग चुका है, जिसकी वजह से कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे जी पे क्या आ जाएगा? एक नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि जी ने कार्बन का इलेक्ट्रॉन खाया है और कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन गया है, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये वाली जो चीज़ होती है, इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन है और उस पे पॉजिटिव चार्ज है, जिसको बोलते हैं केटाइन, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एक कार्बोकेटाइन इज ए मॉलिक्यूल इन विच कार्बन हैज ए पॉजिटिव चार्ज। हाँ जी, हमने चेक किया, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, एंड 3 बॉन्ड्स। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे कितने बॉन्ड है। तो सुनना, 1, 2 और 3। तो कार्बोकेटाइन क्या होता है? कार्बोकेटाइन वो स्पीशीज होती है जहाँ पे कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और आपके पास वहां पे 3 बॉन्ड होते हैं कार्बन के। अब बात आती है, सर ये इसका नेचर कैसा है? क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच है और क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? तो उसको चेक करने के लिए हमें पता है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास, सुनना, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास हर एक मॉलिक्यूल के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। टू स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है। तो सुनना, कोवलेंट बॉन्ड में हमेशा बॉन्ड में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस बॉन्ड में मैंने चेक किया कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सुनना, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं काउंट करता हूँ तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो मेरे पास कार्बोकेटाइन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब मेरे पास है 6 इलेक्ट्रॉन और स्टेबल होने के लिए चाहिए होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कार्बोकेटाइन आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज क्यों है? क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल के पास स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन मेरे पास कितने हैं? सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए कार्बोकेटाइन क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कार्बोकेटाइन को स्टेबल कैसे कहते हैं। सबसे पहले हमें जो करना है वो है हेलो एल्केन्स। देखो, जो हेलो एल्केन्स है वो 2 शब्द को मिलके बना है। सबसे पहले हेलो और दूसरा है एल्केन्स। हेलो एल्केन्स, हेलो का मतलब यहाँ पे होता है हेलोजेंस, जो कि मैंने अभी आपको बताया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। दूसरा है आपके पास एल्केन। एल्केन क्या होता है? एल्केन्स होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को आप क्या बोल देंगे यहाँ पे? एल्केन्स, हाइड्रोकार्बन्स। अब ये कैसे बनते हैं उसको चेक करते हैं। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? जब भी कभी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ में हेलोजन लग जाता है तो वो वाली जो चीज बनती है उसको बोल देते हैं आप हेलो एल्केन्स। अब ये कैसे बनता है और क्या होता है उसको चेक करते हैं। देखो, हेलो एल्केन्स को समझाने के लिए मुझे सबसे पहले एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंसीडर करना पड़ेगा, और जो सबसे सिंपलेस्ट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है वो होता है मीथेन, दैट इज योर CH4। तो CH4 को अगर मैं ओपन करके लिखूं तो इसको मैं CH4 ऐसे लिखूंगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? एक हाइड्रोजन हटाना है और एक हेलोजन लगाना है। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटाता हूँ, क्योंकि जब मैं कम से कम एक हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन लगाऊंगा, तभी मेरे पास क्या बनेगा? हेलो एल्केन बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कार्बन और 3 हाइड्रोजन तो एज इट इज आ जाएंगे। अच्छा, तीसरी यहाँ पे जो ये 4th हाइड्रोजन है, इसकी जगह पे मुझे क्या लगा देना है अब यहाँ पे? हेलोजन। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पे लगाऊंगा हेलोजन। तो उसका क्या मतलब है कि आपने हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे क्या लगा दिया? हेलोजन। और जब कभी आपके पास किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ में हेलोजन लग जाता है तो उस चीज का नाम क्या बन जाता है? हेलो एल्केन्स। तो इसीलिए इस पूरी चीज को मैं क्या बोलूंगा? हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स। तो आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। अब बात आती है, सर ये हेलो एल्केन्स जो होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है? देखो, इस हेलो एल्केन का जो दूसरा नाम होता है वो होता है एल्काइल एल्काइल हैलाइड। अब इसका ये नाम क्यों होता है उसे चेक कर लेते हैं। देखो, एल्काइल जो होता है वो होता है जब भी कभी आपका कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ में लग जाता है उसको बोल देते हैं हम एल्काइल। तो यहाँ पे इसी वजह से मैंने इसको क्या बोल दिया? एल्काइल। अच्छा, अगर वो फंक्शनल ग्रुप हेलोजन है तो उसका क्या आ जाएगा यहाँ पे? हैलाइड। तो इसीलिए मैं इसको कंबाइन करके क्या बोल सकता हूँ? एल्काइल हैलाइड। तो ये भी आपको बात समझ में आई होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है, एल्काइल को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में R लिखते हैं और हैलाइड को हम X लिखते हैं। तो कभी भी मुझे हेलो एल्केन्स को या फिर एल्काइल हैलाइड को रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको? RX करके। तो मैं आपको फिर से बताऊं तो हेलो एल्केन्स को हम
आर एक्स करके भी लिख सकते हैं, जहां पे आर का क्या मतलब होता है, एल्केन्स या फिर एल्काइल, और एक्स का क्या मतलब होता है, हेलोजेंस। तो हेलो एल्केन्स तो हमने देख लिया है, अब हमने देखना है हेलो एरीन्स अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। हेलो एल्केन्स को करने के बाद हमें नेक्स्ट जो देखना है वो है हेलो एरीन्स, उसे चेक कर लेते हैं। देखो हेलो एरीन्स जो है वो दो शब्द को मिलकर बना है। हेलो का यहाँ पे भी मतलब है हेलोजन, और एरीन्स का मतलब यहाँ पे है एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो जब भी कभी किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ आप हेलोजन लगा देते हो तो वहां पे जो चीज बनती है उसे हम हेलो एरीन बोलते हैं। तो इसे भी देख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले मैं एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को कंसीडर कर लेता हूं, और सबसे सिंपलेस्ट जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है वो बेंजीन होता है। देखो बेंजीन के, सुनना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्बन के हमेशा कितने बॉन्ड बनते हैं, 4 बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे कार्बन के कितने बॉन्ड बने हैं, तो यहाँ पे बना है 1 2 3, और यहाँ पे बना है इसका 4th बॉन्ड। तो हर एक कार्बन के साथ में एक एक हाइड्रोजन होता है, लेकिन बस उसको लिखते नहीं है, उसको मान के चलते हैं कि कार्बन के 4th बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ बना है। तो सुनना, जब भी किसी आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का कम से कम एक हाइड्रोजन की जगह पे, एक हाइड्रोजन की जगह पे एक हेलोजन को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो वहां पे क्या बनता है आपके पास, वहां पे बनता है हेलो एरीन। तो यहाँ पे चेक करना, आपने एक एरोमेटिक रिंग के साथ में हेलोजन लगा दिया है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, हेलो एरीन, हेलो एरीन इसको बोलते हैं। अब सुनना, यहाँ पे जो दूसरा नाम इसका होता है, दूसरा या फिर रिप्रेजेंटेशन इसकी होती है, इस बेंजीन रिंग को आप ए आर करके रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे बॉन्ड लगा के एक्स भी लिख देते हैं। तो मैं इस ही चीज को और क्या लिख सकता हूँ, एराइल, और यहाँ पे क्या लिख दूं, हेलाइड। तो इसको या तो आप हेलोएरीन बोल दो, या फिर इसको एराइल, एराइल क्यों, क्योंकि एरोमेटिक रिंग को एराइल बोलते हैं। जैसे जैसे सुनना, इसको आप एल्काइल बोलते हो ना, इसको आप एल्काइल बोलते हो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को, वैसे ही इस चीज को आप क्या बोलते हो, एराइल। तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ मैं, एराइल हेलाइड, इसीलिए इसका क्या नाम हो गया, एराइल हेलाइड। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हेलो एरीन्स और हेलो एल्केन्स किसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसकी पूरी थ्योरी लिख के रखी है। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की हम थ्योरी भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने बताया हेलो का मतलब होता है हेलोजन, और एल्केन्स का क्या मतलब होता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो सुनना, हेलो एल्केन्स आर द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट इज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन। तो मैंने आपको बताया था कि हेलो एल्केन्स क्या होता है, ये एक हेलोजन के डेरिवेटिव होते हैं। और कैसे बनते हैं, जब आप किसी हाइड्रोकार्बन से कम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाते हो, किससे, हेलोजन से, तो आपके पास ये जो चीज बनती है उसको क्या बोलेंगे आप, हेलो एल्केन्स। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। देखो इसका दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बोला था जब भी कभी कोई कार्बन चेन आपके पास किसी फंक्शन ग्रुप के साथ में लगती है, तो उस कार्बन चेन को क्या बोल देते हैं आप, एल्काइल बोलते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इसको एल्काइल लिखा है। और दूसरी बात, अगर वो फंक्शन ग्रुप हेलोजन है तो उसका क्या नाम होगा, हेलाइड। तो सुनना, इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, एल्काइल, और इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, हेलाइड। तो आई होप ये आपको चीज समझ में आई होगी। अब सुनना, एल्काइल को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, और हेलाइड को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी भी अगर आपके पास आर एक्स लिखा है तो आप क्या मान के चलोगे कि सर ये हेलो एल्केन्स है। अच्छा, लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास जो हेलोजन है, वो वाला जो कार्बन है, हेलोजन के साथ वाला कार्बन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब सुनना, हेलो एल्केन्स में एक खास बात क्या होगी, जहां पे आपका हेलोजन होगा उसके साथ वाला कार्बन, एग्जैक्ट उसके साथ वाला कार्बन क्या होगा, sp3 होगा। अब ये sp3 क्या होगा वो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड लगे हैं तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, sp3 कार्बन। नेक्स्ट हमने देखना है वो है हेलो एरीन्स। देखो हेलो एरीन्स में भी मैंने आपको बताया था, हेलो का क्या मतलब होता है, हेलोजन, और एरीन का क्या मतलब होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो जब भी कभी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ में हेलोजन लग जाए तो वो क्या बन जाता है आपके पास, हेलो एरीन्स बनता है। तो इसकी भी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। हेलो एरीन्स आर द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का ये हेलोजन डेरिवेटिव होता है, दैट इज फाउंड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन। तो जब आप किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का कम से कम एक हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन लगा देते हो, तो वहां पे जो चीज बनती है उसको क्या बोल देते हैं आप, हेलो एरिन्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसको आप एराइल हैलाइड भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब आपका कोई एक, सुनना, जब आपका कोई बेंजीन के साथ या फिर एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में हेलोजन लग जाता है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, एरोमेटिक के साथ में अगर कोई फंक्शन ग्रुप लग जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं आप, एराइल
अच्छा, जब वो फंक्शनल ग्रुप हैलाइड होता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, हैलाइड। तो सुनना, इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, एराइल, और इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, हैलाइड। तो इसको क्या बोल देते हैं आप, एराइल हैलाइड। तो एराइल का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, AR, और हैलाइड का होता है X। तो ये भी आपको बात समझ में आ चुकी होगी। लास्ट जो इंपॉर्टेंट बात हमें चेक करनी है, आपको देखो मैंने आपको बताया था कि बेंजीन में मैं आपको बताता हूँ, देखना, देखो बेंजीन में कार्बन के डबल बॉन्ड है। देखो बेंजीन का दूसरे कार्बन के साथ में, एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। अच्छा, कौन सी की बात कर रहा हूं, देखो जो हेलोजन के साथ वाला कार्बन है हमेशा उसको चेक करते हैं। तो इसका इसका चेक करो, जहां पे मैंने स्टार मार्क किया है उसका साथ वाले कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड है। इसीलिए मैंने क्या लिखा है कि सर हेलोजन अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो देखो यहाँ पे हेलोजन किससे अटैच है, इस कार्बन से अटैच है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये आपकी थी इंट्रोडक्शन हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की। नेक्स्ट हमें देखनी है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। हमें इनकी क्लासिफिकेशन चेक करनी है कि आपने इसको कैसे कैसे क्लासिफाई कर रखा है। देखो सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन होती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन। मतलब एक हेलोजन होगा तब क्या नाम होगा, दो हेलोजन होगा तब क्या बोलते हैं, तीन हेलोजन होगा उसको क्या बोलते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन होगी कंपाउंड कंटेनिंग वो वाले हेलोजन जो कि sp3 कार्बन के साथ में अटैच है। अच्छा, मैं दोबारा बताता हूं, कंपाउंड कंटेनिंग वो वाले हेलोजन जो कि sp3 कार्बन के साथ में अटैच है। और तीसरी क्लासिफिकेशन जो हमारे पास होगी वो है कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन वाले हेलोजन। मतलब वो वाले हेलोजन जो कि उस कार्बन के साथ में अटैच है जो कि sp2 है। तो हमें एक एक करके इनको चेक करना है। और मैं बात बता दूं, आपके क्लासिफिकेशन से भी काफी सारे कॉम्पिटिशन्स में और बोर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये अगली जो स्लाइड रहेगी आपके पास, ये तीनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाली है। तो हम इसको करना स्टार्ट करते हैं एक एक करके अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहली क्लासिफिकेशन पे। वो कौन सी है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। मतलब हेलोजन एटम के बेसिस पे आप, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे आप हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। चलिए एक एक करके इसको चेक करते हैं। सबसे पहले जो नाम आता है वो है मोनो हेलो एल्केन। उसके बाद आता है डाई हेलो एल्केन, और उसके बाद क्या आता है, पॉली या फिर ट्राई हेलो एल्केन। सबसे पहले चेक कर लेते हैं मोनो हेलो एल्केन। जब भी कभी कार्बन चेन के साथ में सिर्फ एक हेलोजन लगा होगा तो उसको क्या बोलेंगे आप, मोनो हेलो एल्केन। या फिर कभी भी बेंजीन रिंग के साथ में सिर्फ एक हेलोजन लगा होगा तो उसका भी नाम क्या आ जाएगा, मोनो हेलो एरीन। तो इसका नाम क्या होगा, मोनो हेलो एल्केन, और इसको क्या नाम होगा, मोनो हेलो एरीन। देखो दूसरा जो नाम आता है वो होता है डाई हेलो एल्केन। और ये मेरी बात मानो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाई हेलो एल्केन्स, क्योंकि यहाँ पे दो बड़े लाजवाब नाम आते हैं। वो आता है एक जेमिनल हेलाइड और एक आता है विसिनल हेलाइड। तो चेक करते हैं इसको एक एक करके। देखो डाई हेलो एल्केन्स जो होता है उसका क्या मतलब है, जब भी कभी आपके पास किसी किसी कार्बन चेन के साथ में दो हेलोजन लग जाते हैं तो वहां पे चीज जो बनती है वो होती है डाई हेलो एल्केन्स। जैसे कि यहाँ पे अगर आप चेक करो तो सुनना, इस कार्बन पे दो हेलोजन लगे हुए हैं तो इसको क्या बोलूंगा मैं, डाई हेलो एल्केन्स। और यहाँ पे चेक करो, इस एरोमेटिक रिंग के साथ में एक और दो दो हेलोजन लगे हैं तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा डाई हेलो एरीन्स। अच्छा, यहाँ वाले इस वाले एग्जाम्पल में भी चेक करना, इस कार्बन पे दो दो हेलोजन लगे हैं कि नहीं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा है और यहाँ पे एक हेलोजन लगा है। तो इन तरह के कंपाउंड को जब किसी कार्बन चेन के साथ में, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, अगर आपके पास दो हेलोजन आ रहे हैं तो उसका नाम होगा डाई हेलो एल्केन्स। अच्छा, इनके दो बड़े ही अच्छे नाम होते हैं, एक होता है जेमिनल हेलाइड और एक होता है विसिनल हेलाइड। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या होता है, जेमिनल डाइहेलाइड या फिर विसिनल डाइहेलाइड। अभी जेमिनल क्या होता है, विसिनल क्या होता है, इसको चेक करते हैं। देखो जेमिनल क्या होता है, अगर आपके पास दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से अटैच हो तो उसको क्या बोल देते हैं आप, जेमिनल डाइहेलाइड। जैसे यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे एक ही कार्बन पे है दोनों अटैच। यहाँ पे भी चेक करना, यहाँ पे क्या है, वन और टू, फर्स्ट कार्बन पे दोनों क्लोरीन अटैच है। यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे कहाँ है, वन टू और थ्री, सेकंड कार्बन पे दोनों क्लोरीन आपके पास अटैच है तो इसका क्या नाम होगा, इसका भी नाम होगा जेमिनल हेलाइड। देखो इसको दूसरा नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं अल्फा अल्फा डाइहेलाइड। अल्फा अल्फा का क्या मतलब है, जहां पे आपके पास फंक्शनल ग्रुप लगा है उसी को हम क्या मान देते हैं, अल्फा साइड। यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है इसीलिए मैंने बोला अल्फा और अल्फा डाइहेलाइड। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या होता है, वन वन डाइहेलाइड। मतलब जहां पे फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन को मैं क्या बोलूंगा, वन। अच्छा, क्लोरीन भी फर्स्ट पोजीशन पे और ये वाला क्लोरीन भी फर्स्ट पोजीशन पे, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, वन वन डाइहेलाइड। आपको एग्जाम में कुछ भी करके आ सकता है तो मैंने यहाँ पे सारे नाम लिख रखे हैं।
दूसरा जो नाम यहाँ पे आएगा वो है विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल का क्या मतलब होता है, जब आपके पास दो हैलोजन तो लग जाए लेकिन वो दोनों ही अलग अलग कार्बन पे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये वाला एग्जांपल है, CH2 पे एक कार्बन है, एक क्लोरीन है, और यहाँ पे CH2 पे एक क्लोरीन है। तो इसका क्या मतलब है कि जब आपके पास हैलोजन दोनों अलग अलग कार्बन पे होता है तो उसका क्या नाम हो जाता है, विसिनल डाइहैलाइड। अच्छा, अगर आप एक कार्बन को अल्फा बोलते हो तो दूसरे कार्बन को बीटा बोलोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा डाइहैलाइड। या फिर अगर आप एक कार्बन को 1 बोलते हो और दूसरे कार्बन को 2 बोलते हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाइहैलाइड। तो आई होप ये आपको बातें दोनों समझ में आई होगी। तो मैं फिर से बता देता हूँ, ये दोनों नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में डायरेक्ट आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेमिनल डाइहैलाइड या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज विसिनल डाइहैलाइड। देखो लास्ट यहाँ पे जो आता है इस कैटेगरी में वो आता है पॉली या फिर ट्राई हेलोएल्केन्स। अब तो आप जितने मर्जी हेलोजन लगा दो अपने कार्बन के अंदर, उसको तो आप पॉली में कंसीडर करोगे, या फिर अगर 3 है तो आप 1 2 3 यहाँ पे हेलोजन हेलोजन और हेलोजन, इसीलिए इसको क्या बोला मैंने, ट्राई हेलोएल्केन, या फिर इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, ट्राई हेलो एरेन्स। तो मेरे पास ये जो पहली क्लासिफिकेशन थी ये खत्म होती है। अब जंप करते हैं अपनी दूसरी क्लासिफिकेशन पे। दूसरी क्लासिफिकेशन हमें जो देखनी है वो वाले कंपाउंड्स जिसके हेलोजन जो है वो sp3 कार्बन के साथ में अटैच है। अच्छा, हमें कौन सी क्लासिफिकेशन देखनी है, वो वाले कंपाउंड्स लिखने हैं जिसके हेलोजन एक sp3 कार्बन के साथ में अटैच है। और ये sp3 कार्बन क्या होता है सर, ये वो कार्बन होता है जिसके अगले कार्बन के साथ में कौन सा बॉन्ड होता है बच्चे, सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है। तो आइए इसको चेक करते हैं। देखो ये जो जितने भी मैं करवा रहा हूँ डिग्री ऑफ हेलोजन या एलाइलिक हैलाइड या फिर बेंजाइलिक हैलाइड, ये किसी ना किसी कंपटीशन में और किसी ना किसी बोर्ड्स में आपको जरूर दिखेंगे। और ये पहले भी आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं अपना डिग्री ऑफ हेलोजन। देखो डिग्री ऑफ हेलोजन क्या होता है, या तो ये प्राइमरी होता है या सेकेंडरी होता है या फिर ये टर्शरी होता है। और ये होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आपको डिग्री ऑफ हेलोजन काफ़ी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं डिग्री ऑफ हेलोजन क्या होता है। सुनना, डिग्री ऑफ हेलोजन को चेक करने के लिए आपको एक काम करना है, हमेशा एक ट्रिक लेके चलनी है। जो भी आपका हेलोजन है उसके साथ वाले कार्बन को अंडरलाइन कर लिया करो। अब इस कार्बन को चेक करो, अगर वो एक कार्बन के साथ में अटैच है तो वो है प्राइमरी। अगर आपके पास वो वाला कार्बन जो कि हेलोजन से अटैच है वो अगले दो कार्बन के साथ में अटैच है तो उसको आप बोलेंगे सेकेंडरी। लेकिन जिस कार्बन की आप बात कर रहे हो जिसके साथ में हेलोजन लगा है वो एक दो और तीन तीन कार्बन के साथ में अटैच है तो उसको बोलेंगे टर्शरी। अच्छा, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखो बच्चे, प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, जिस कार्बन के साथ में हेलोजन लगा है अगर वो अगले एक कार्बन के साथ में अटैच है तो आप उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी। जिस कार्बन की आप बात कर रहे हो जिसके साथ में हेलोजन लगा है अगर वो दो कार्बन के साथ में अटैच है तो उसको बोलेंगे आप सेकेंडरी। अच्छा, तीसरी बात, जिस कार्बन की आप बात कर रहे हो जिसके साथ में हेलोजन लगा है अगर वो तीन कार्बन के साथ में अटैच है तो उसको बोलेंगे आप टर्शरी हेलो एल्केन्स। तो आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। अच्छा, इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे चेक करना, मैंने लिखा है CH3 CH2, यहाँ पे लिखा है Cl। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, जहां पे आपके पास हेलोजन लगा है उस कार्बन को अंडरलाइन कर दो। तो अगर मैं इसको अंडरलाइन करता हूं तो ये आपके पास कुछ ऐसे लगेगा। अब इसको देखो अगले कितने कार्बन के साथ में अटैच है, तो ये तो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच है तो इसको मैं बोलूंगा प्राइमरी। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ CH3 सॉरी CH3, यहाँ पे CH और यहाँ पे क्लोरीन। अब सुनना, मैंने क्या बोला था, जिस कार्बन के साथ में आपका हेलोजन लगा है उस कार्बन को अंडरलाइन कर दो। तो सुनना, मैं इसको अंडरलाइन एक ब्लू पेन से करता हूं। अच्छा, अब इसको चेक करना है ये कितने कार्बन के साथ में अटैच है, ये एक और दो कार्बन के साथ में अटैच है, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी। अच्छा, लास्ट चीज मैं टर्शरी का भी एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है Cl। तो मैंने क्या बोला था आपको, वो वाला कार्बन चेक करो। सुनना, वो वाला हेलोजन चेक करो जो कि कार्बन के साथ में अटैच है। सुनना, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला है। अच्छा, अब इसको क्या चेक करना है आपको, कितने कार्बन के साथ में अटैच है। तो सुनना, ये एक दो और तीन कार्बन के साथ अटैच है, इसीलिए इसको क्या बोला मैंने, टर्शरी हेलो एल्केन्स। तो आई होप ये आपको बातें क्लियर हुई होगी। नंबर 2 पे हमें जो देखना है वो है एलाइलिक हैलाइड। अच्छा, एलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से देखना। सुनना, जब भी आपके पास जो हेलोजन है उसके साथ वाला कार्बन चेक किया करो। अगर वो किसी एल्कीन के साथ में लगा है, सुनना,
जहाँ पे आपका हैलोजन लगा है उसके साथ वाला कार्बन चेक करो। अगर वो हैलोजन किसी एल्कीन के साथ में जुड़ा है तो उसको क्या बोल देते हैं आप? एलाइलिक हैलाइड। अच्छा, यहाँ पे भी चेक करना। देखो यहाँ पे हैलोजन है और इसका कार्बन चेक करो। तो हैलोजन के कार्बन को ऐसे लिखूंगा मैं। अगर ये वाला कार्बन किसी एल्कीन के साथ में जुड़ा है, देखो ये वाला कार्बन डायरेक्ट एक एल्कीन के साथ में जुड़ा है, ये देखो बॉन्ड के साथ में जुड़ा है ये वाले एल्कीन के साथ में। तो इस तरह के हैलाइड्स को क्या बोल देते हैं आप? एलाइलिक हैलाइड। लेकिन एक खास बात चेक करना, यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है जो कि हैलोजन के साथ में है, वो खुद में क्या है? एक sp3। इसका क्या मतलब है? इसका इस कार्बन के साथ में कौन सा बॉन्ड है बच्चे? सिंगल बॉन्ड है। आगे बात समझ में। जब ये किसी दूसरे कार्बन के साथ में सिंगली बॉन्डेड होता है तो हमारे पास ये सेकंड क्लासिफिकेशन होती है। लेकिन अगर ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में या फिर दूसरी एल्कीन के साथ में जुड़ा है तो आप इसको क्या बोल देते हैं? आप एलाइलिक हैलाइड। तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। ये कार्बन चेक करना जो हेलोजन के साथ में जुड़ा है वो एक एल्कीन के साथ में जुड़ा है, इसीलिए इसका नाम क्या होगा? एलाइलिक हैलाइड। देखो तीसरी क्लासिफिकेशन, तीसरा जो हमें यहाँ पे चेक करना है वो है बेंजाइलिक हैलाइड। अब सुनना बात को ध्यान से। जिस कार्बन की आप बात कर रहे हो जहां पे हेलोजन लगा है, अगर वो एक एरोमेटिक बेंजीन रिंग के साथ में लगा है तो उसका क्या नाम होगा? बेंजाइलिक हैलाइड। यहाँ पे ये भी चेक करना, ये भी एक बेंजीन के साथ में लगा है तो इसका क्या नाम होगा? बेंजाइलिक हैलाइड। और इस कार्बन की बात देखना, वो भी एक एरोमेटिक रिंग के साथ में, जिसका नाम हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। मैं एक बार इसको फटाफट से रिपीट करता हूँ तो इसको चेक कर लेना। देखो जब आपके पास हेलोजन वाला कार्बन एक कार्बन के साथ में अटैच होगा तो प्राइमरी, दो कार्बन के साथ में अटैच होगा तो सेकेंडरी, और तीन कार्बन के साथ में अटैच होगा तो वो टर्शियरी होगा। एलाइलिक क्या होता है? जो आपका हेलोजन वाला कार्बन है अगर वो एल्कीन के साथ में अटैच है तो वो होगा एलाइलिक। अच्छा, यहाँ पे भी चेक करना, एल्कीन सॉरी हेलोजन वाला कार्बन एक एल्कीन के साथ में अटैच है तो इसीलिए इसका नाम क्या होगा? एलाइलिक हैलाइड। अच्छा, बेंजाइलिक में क्या देखूंगा मैं? हेलोजन वाला कार्बन जो है वो एक बेंजीन के साथ में लगा है। यहाँ पे भी चेक करना, हेलोजन वाला कार्बन जो है एक बेंजीन के साथ में, यहाँ पे भी क्या है? हेलोजन वाला कार्बन एक बेंजीन के साथ में, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजाइलिक हैलाइड। अब हमें जंप करना है अपनी थर्ड क्लासिफिकेशन पे। तीसरी क्लासिफिकेशन हमारे पास जो है वो वाले कंपाउंड जो कि sp2 कार्बन के साथ में अटैच है। आगे बात समझ में। हमें वो वाले कंपाउंड्स लिखने हैं जिनके हेलोजन एक sp2 कार्बन के साथ में अटैच है। अब ये sp2 का क्या फंडा है? मैंने बताया था, जब कार्बन से कार्बन का डबल बॉन्ड बन जाता है तो वहां पे उस चीज को क्या बोल देते हैं आप? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है विनाइलिक हैलाइड और दूसरा आ जाता है आपके पास एराइलिक हैलाइड। अब बात सुनना ध्यान से, सुनना बात को। जब आपके पास हेलोजन ऐसे कार्बन से अटैच होता है जिसके अगले कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड होता है, तो मैंने आपको बोला ना ये sp2 वाला कार्बन है, तो जब आपका हेलोजन डायरेक्ट एल्कीन के साथ में जुड़ जाए उसको क्या बोल देते हैं आप? विनाइलिक हैलाइड। जैसे कि यहाँ पे हेलोजन एक एल्कीन के साथ में जुड़ा है, इसको क्या बोलेंगे आप? विनाइलिक विनाइलिक हैलाइड। आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। अच्छा, यहाँ पे भी चेक करना, यहाँ पे भी चेक करना ध्यान से। जो आपके पास हेलोजन है वो एक एल्कीन के साथ में डायरेक्ट एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अच्छा, जब अगर मैं इस बात कार्बन को चेक करूं तो ये अगले कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसीलिए तो इसको मैंने क्या बोला? sp2 कार्बन। अच्छा, लेकिन इसको पिछले वाले एलाइलिक के साथ में कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि एलाइलिक के साथ में जो ये वाला जो कार्बन था उसके अगले कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड था। सिंगल बॉन्ड के बाद जो था वो एल्कीन के साथ में जुड़ा था। लेकिन इसमें क्या है? हेलोजन आपका डायरेक्ट एक एल्कीन के साथ में जुड़ा है। तो विनाइलिक हैलाइड आपको हो चुका होगा क्लियर। एराइलिक हैलाइड क्या होता है ये तो हमने अभी चैप्टर में ही देखा। एराइलिक हैलाइड का क्या मतलब है? जब एक एरोमेटिक रिंग के साथ में डायरेक्ट हेलोजन अटैच हो। सुनना, जब किसी एरोमेटिक रिंग के कार्बन के साथ में डायरेक्ट एक हेलोजन अटैच हो जाए तो उसको क्या बोल देते हैं आप? हेलो एरीन या फिर एराइल हैलाइड। ठीक है, यहाँ पे ये भी तो वही है, एक बेंजीन के कार्बन के साथ में डायरेक्ट आपके पास हेलोजन लगा है। तो सुनना, हेलोजन हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक रिंग, तो इसको क्या बोल देते हैं आप? एराइल हैलाइड। तो ये आपके पास तीसरी क्लासिफिकेशन भी क्लियर हो चुकी है। क्लासिफिकेशन के बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक जो देखना है वो है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। मतलब कि कोई हेलो एल्केन जो होगा जिसके साथ में हेलोजन लगा होगा, जिस कार्बन के साथ में हेलोजन लगा होगा, उस बॉन्ड का नेचर कैसा होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगी? कार्बन की तरफ होगी या हेलोजन की तरफ होगी? वो चीज हमें चेक करनी है। देखो आपको एक बात पता है कि हेलोजन्स क्या होते हैं? हेलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अब बात आती है सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते क्या है? देखो जिस भी एलिमेंट में
एक टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ को अट्रैक्ट हो सके, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अगर मैंने बोला है कि हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सुनना, ये जो शेड हुए हैं कोवलेंट बॉन्ड जो बना है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन हैलोजन की तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब ये शिफ्ट हो जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, क्यों? क्योंकि देखो हैलोजन क्या है, हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या मतलब है कि जो कोवलेंट बॉन्ड बना है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैलोजन की तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे कुछ ये ऐसा दिखेगा। अब बात सुनना ध्यान से, दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो हैलोजन की तरफ को शिफ्ट हो चुके हैं। तो इसको मैं ऐसे भी शो कर सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका हैलोजन की तरफ को ज़्यादा है और कार्बन की तरफ को बहुत ही कम है। तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे है? हैलोजन की तरफ। इसी वजह से इस पे एक चार्ज आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या चार्ज आ जाता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। हेलो एल्केन्स को लिखने का जो दूसरा तरीका होता है वो होता है आर एक्स, और हेलोजन पे जो चार्ज रखते हैं हम पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पे जो चार्ज रखते हैं हम पार्शियल पॉजिटिव। तो हमेशा हम हेलो एल्केन्स को ऐसे लिखते हैं। तो हम इसको रीड करते हैं, हेलोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स हेलोजन। तो जो शेड इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर जो कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हेलोजन की तरफ को ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि हेलोजन एटम गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेलोजन की तरफ को जाएगी तो इस वजह से हेलोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दैट इज आर एक्स बॉन्ड गेट पोलराइज। पोलराइज का क्या मतलब होता है? जहाँ पे दो पोल आ जाते हैं, नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और इसमें क्या बोलेंगे हम? इसमें डायपोल है। तो सुनना, ये मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में भी कराऊंगा कि जो हेलो एल्केन होता है वहाँ पे डायपोल होता है, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। डायपोल का क्या मतलब है? दो पोल या फिर दो चार्ज। ये था आपके पास नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड के बारे में। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, जिसको हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो अगर मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है तो वो कहाँ पे अटैक करेगा? इस देखो, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड की वजह से हमें ये चीज फाइंड आउट करने में हेल्प मिलती है कि जो न्यूक्लियोफाइल है क्या वो हेलोजन पे अटैक करेगा या फिर वो कार्बन पे अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, तो ऑब्वियसली वो किस पे अटैक करेगा? वो आपका कार्बन पे ही अटैक करेगा। तो नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड से हमें ये पता चल जाता है कि न्यूक्लियोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफाइल आपके हेलो एल्कीन्स में किस पे अटैक करेंगे? कार्बन पे या फिर हेलोजन पे। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक हमारे पास जो है वो है बॉन्ड लेंथ। हमें क्या देखना है? जो सी एक्स बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कैसे कैसे चेंज होती है। अब सुनना, जैसे जैसे आपका हेलोजन चेंज हो रहा है तो डाउन द ग्रुप आपको पता है हेलोजन का साइज भी इंक्रीज होता जाता है। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीज, इसी वजह से सी एक्स बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो भी चेंज होती है। तो मैंने यहाँ पे दिखाया है, सबसे छोटा जो बॉन्ड लेंथ है वो है 139 पिकोमीटर, किसकी? सी एफ बॉन्ड की। फिर है सी सी एल बॉन्ड की, फिर है सी बी आर बॉन्ड की, और फिर है सी आई बॉन्ड की। यहाँ पे जो इसकी बॉन्ड लेंथ है वो है 139 पिकोमीटर। यहाँ पे कितना है? 178 पिकोमीटर। यहाँ पे है 193 पिकोमीटर, और यहाँ पे है 214 पिकोमीटर। देखो, आपको ये वैल्यू याद नहीं रखनी है, आपको जस्ट एक ट्रेंड याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है वो ये है कि सर यहाँ पे तो 20 या 25 का गैप है, यहाँ पे भी शायद 20 का गैप है, लेकिन यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे आपके पास 40 40 का गैप है शायद। ये समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे जो गैप है वो ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों है? इसकी वजह से आगे काफ़ी सारे चेंजेस आने वाले हैं, जैसे कि डायपोल मोमेंट में भी एक एक्सेप्शन आपके पास आएगा। किसकी वजह से? इसी एक लार्ज गैप की वजह से। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे गैप ज़्यादा है और बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। बाकी ट्रेंड तो वही चलेगा, सबसे बड़ा इसका, फिर इसका, फिर इसका, और फिर इसका। अच्छा, बॉन्ड एंथैल्पी का क्या मतलब है? बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है कि सी एक्स बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लग रही है। अब मैंने आपको ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, प्लस वन में भी पढ़ा होगा कि बॉन्ड जितना लंबा होता है उसको तोड़ने में कम एनर्जी लगती है, और बॉन्ड जितना छोटा होता है उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो सुनना, सबसे छोटा बॉन्ड किसका है? इसका।
तो इसको तोड़ने में एनर्जी भी सबसे ज़्यादा लगेगी। अच्छा, फिर उसके बाद इसका बॉन्ड है, इसका बॉन्ड है, इसका बॉन्ड है। तो आप क्या चेक करो कि जैसे-जैसे सर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, इसको तोड़ने की जो एनर्जी है वो भी घट रही है। तो सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ इसका है, तो इसको तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगी, फिर इसको, फिर इसको। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी है इसकी, फिर इसकी और फिर Ci की। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। लेकिन सुनना, यहाँ पे भी क्या देख रहे हो आप, बिकॉज ऑफ लार्ज गैप बिटवीन द बॉन्ड लेंथ ऑफ CF एंड Cl, यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी में भी एक थोड़ा सा लार्ज गैप आ रहा है, करीबन एक 100 किलो जूल पर मोल का गैप आ रहा है। तो ये था आपके पास बॉन्ड लेंथ का खेल। नेक्स्ट जो हमें देखना है वो है डायपोल मोमेंट, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उसको चेक करते हैं। देखो, डायपोल मोमेंट का जो डायपोल है उसका क्या मतलब होता है। देखो, डाई का क्या मतलब होता है दो, और पोल का क्या मतलब होगा यहाँ पे चार्ज। तो मतलब जब भी कभी आपका बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब भी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आता है, एटम ए और एटम बी के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है। तो मान लो मैं बोलता हूँ कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी की तरफ को शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे जो बॉन्ड बना है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे, वो बी की तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे। और मैं क्या बोलूँगा कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड बी ए इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, इसकी वजह से होगा क्या, कार बी पे आ जाएगा एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ए पे आ जाएगा एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इस वजह से जो दो पोल क्रिएट हुए, इसी को बोलते हैं डायपोल मोमेंट। आगे मेरी बात समझ में? तो सुनना बात को ध्यान से। जो डायपोल मोमेंट होता है उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, जो कि होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब सुनना मेरी बात को। देखो, चार्ज कैसे कैसे बढ़ता है, चार्ज या तो पॉजिटिव बढ़ेगा या फिर नेगेटिव बढ़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि नेगेटिव चार्ज कैसे बढ़ता है। जो जो एटम आपके पास जो एटम आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा, वो आपका यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, और यहाँ पे क्या ऑटोमेटिकली ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर जाएगा। तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर होता है क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन, और फिर होता है आपके पास आयोडीन। तो सबसे छोटा ये होता है, इसी वजह से इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आपके पास आयोडीन। अब अगर मैं लेके चलता यहाँ पे कार्बन से फ्लोरीन का जो बॉन्ड होगा, यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव होगा और यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की कम है, ब्रोमीन की कम है, और आयोडीन की और भी ज़्यादा कम है। तो मतलब अगर सबसे ज़्यादा मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर डायपोल मोमेंट चेक करता, डायपोल का क्या मतलब है, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, वो किसका आता, मेरे पास आता CF का, और फिर आता Cl का, फिर आता CBr का, और फिर आता Ci का। अगर मैं किसके बेसिस पे देखता, चार्ज के बेसिस पे देखता। क्यों? क्योंकि चार्ज फ्लोरीन का ज़्यादा नेगेटिव है, अच्छा क्लोरीन का कम नेगेटिव है, ब्रोमीन का और भी कम है, और आयोडीन का तो सबसे ज़्यादा कम है। तो मतलब चार्ज ज़्यादा होता तो डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा होता। लेकिन ये तो थी एक्सपेक्टेशन, जो हम सोच के चले थे। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली आती है, रियलिटी में जो आती है, वो क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे मैंने अभी पिछली स्लाइड में ही आपको बताया था, एक गैप बड़ा चला जाता है, काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पहले 2 में पहले 2 में चार्ज के साथ-साथ डिस्टेंस ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है, डिस्टेंस जो डोमिनेट कर जाता है। मतलब चार्ज का जो गैप है वो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ का जो डायपोल मोमेंट है वो, क्योंकि देखो जो डायपोल मोमेंट है वो तो दोनों की वजह से आएगा, चार्ज और डिस्टेंस की वजह से आएगा। तो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा डोमिनेट ना करके डिस्टेंस ज़्यादा डोमिनेट करता है। तो जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा आ जाता है, CH3 और Cl का डायपोल मोमेंट ज़्यादा आ जाता है। तो ये आगे आ जाता है, यहाँ पे ये आगे आ गया और ये पीछे आ गया। अब इन दोनों में जो होता है, इन दोनों में डिस्टेंस अप्रॉक्सिमेटली सेम होता है, ये मैंने आपको बताया था। डिस्टेंस अप्रॉक्सिमेटली सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे चार्ज डोमिनेट कर जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये जो एक्सेप्शन आया है कि ये आगे चला गया है और ये पीछे आ गया है, ये क्यों आया है? क्योंकि इनका डिस्टेंस डोमिनेट कर रहा है। तो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, यहाँ पे गैप काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे गैप बहुत कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस ना डोमिनेट करके क्या डोमिनेट करेगा, चार्ज डोमिनेट करेगा, क्योंकि जो डायपोल मोमेंट आता है वो दोनों की वजह से आता है। तो आई होप ये आपको डायपोल मोमेंट का फंडा समझ में आया होगा। तो आपको ये डायपोल मोमेंट का ऑर्डर याद रखना चाहिए। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही।
अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।